हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का इस लेक्चर में हम आपको फ्लक्स के बारे में बताएंगे और इससे पहले जितने भी टॉपिक्स थे, द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कूलॉम्स लॉ, परमिटिविटी, सारा चीज मैंने आपको बता रखा है। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो जाके वीडियो देख लीजिए। ये जो फ्लक्स का लेक्चर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12 के छात्र हैं तो प्लीज मेरे कहने से आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी को पढ़ने के लिए हम लोग तभी से उतना कुछ पढ़ रहे थे और यही हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं फ्लक्स। आज क्या पढ़ने वाले हैं? फ्लक्स पढ़ने वाले हैं। फ्लक्स को जो सूचित करते हैं हम लोग इस वाले साइन से, ठीक, इस वाले साइन से। इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई। इसको क्या बोलते हैं? फाई। फाई से फ्लक्स को सूचित करते हैं। होता क्या है सुन लो। अगर कोई सरफेस है, क्या है? सरफेस। सरफेस का मतलब सर सतह। सरफेस का मतलब सतह। ये क्या है? सरफेस है। सरफेस यानी कि सतह। ठीक है, इस सतह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, उसकी संख्या को फ्लक्स कहते हैं। उसकी संख्या को फ्लक्स कहते हैं। लेकिन ध्यान में रखना कि वो लाइन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, यानी कि किसी सतह के, यहां लिखते हैं हम, उसको आप नोट कर लीजिएगा कि किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्लक्स। फ्लक्स कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि किसी सतह से, कोई भी सतह दो तरीके का होता है, 2D और एक 3D। दोनों सतह की बात करेंगे हम लोग। ठीक, पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिए कि किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली, लंबवत का मतलब 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो लंबवत गुजरने वाली क्या? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। कितनी संख्या में? जैसे यहाँ दिख रहा है, मान के चलते हैं ये लंबवत है, सब जो है 90 डिग्री पर जो है वो पास किया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू कितना हो गया? 4। फ्लक्स का वैल्यू कितना हो गया? 4। ठीक है, फ्लक्स का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पे इसको फाई ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाई ई। फाई ई का मतलब विद्युत फ्लक्स। जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो वहां पे फाई बी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? फाई बी। वो होता है चुंबकीय फ्लक्स। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ के लिए फाई ई, और जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे फाई बी। ठीक, तो अभी याद रखिए फाई ई। ठीक, फाई ई का मतलब विद्युत फ्लक्स। यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया? 4। कैसे? क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या कह रहा है कि किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। 1 2 3 4, तो 4 हो गया है, 4 पार हुआ है तो 4 हमारा फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, और फ्लक्स वो एरिया वेक्टर पे डिपेंड करता है। किस पे? एरिया वेक्टर पे। और फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है। फ्लक्स एरिया वेक्टर पे। सर एरिया सुने हैं, एरिया वेक्टर क्या चीज है? एरिया ही एरिया वेक्टर है। हाँ, आज तक आपसे ये बात छुपाया गया था कि एरिया जो है वेक्टर है कि स्केलर है। तो आज मैं आपको बता दूं एरिया क्या है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया वेक्टर पे।
और फ्लक्स डिपेंड करता है किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है वो फाइनेट इज इक्वल टू होता है क्या, फाइनेट इज इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, किसी दो सदिश का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो वैल्यू जो आता है वो एक स्केलर आता है। इसका मतलब जो फ्लक्स हुआ वो क्या है, एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है ये, अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि। ठीक, इसका अगर मात्रक की बात की जाए, इसका मात्रक क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक हो गया हमारा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये न्यूटन पर कूलम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू। तो न्यूटन और कूलम, तो न्यूटन पर कूलम गुणे एरिया वेक्टर के लिए मीटर स्क्वायर, एरिया वेक्टर के लिए मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, न्यूटन मीटर पर कूलम, जो न्यूटन मीटर पर कूलम होता है वो वोल्ट होता है। तो एक मीटर यहाँ से लेकर के वोल्ट बना लेंगे और साथ में मिलेगा क्या, मीटर। तो वोल्ट पर वोल्ट और मीटर, वोल्ट गुने मीटर जो है वो होता है मात्रक फ्लक्स का। अब फ्लक्स एक अदिश राशि है क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आता है। कोई भी दो सदिश का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो उसका वैल्यू होता है वो एक अदिश होता है। वो क्या होता है, एक अदिश। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जगह थोड़ा सा कम है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलिए अब थोड़ा सा जो है ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा तोड़ के थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे हमारा एक सतह है, ठीक है, एरिया वेक्टर की बात कर देते हैं। कोई भी 2D सरफेस है, कौन सा, 2D सरफेस। तो 2D सरफेस में जो एरिया वेक्टर होता है, 2D सरफेस में एरिया वेक्टर, ठीक, वो एरिया वेक्टर पहली बात तो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस मतलब उस सतह के लंबवत होता है। पहला बात कि उस सतह के लंबवत होता है, यहाँ पे लिख देता हूं, सतह के लंबवत, सतह के लंबवत। पहला, चाहे 2D हो या 3D हो, चाहे 2D हो चाहे 3D हो, वो जो है एरिया वेक्टर जो होता है उस सतह के लंबवत होगा, उस सतह के क्या होगा, लंबवत होगा। बस एक चीज याद रखना है कि 2D सरफेस जो है 2D में दोनों दिशाओं में होता है, दोनों दिशाओं में एरिया वेक्टर होता है, ठीक। लेकिन 3D में जो है केवल बाहर की तरफ, केवल बाहर की तरफ ही एरिया वेक्टर होता है, ठीक। बाहर का जो एरिया वेक्टर है उसी को हम लोग वैलिड बोलते हैं। लेकिन 2D में जो है बाहर और भीतर दोनों को हम लोग मान लेते हैं, बाहर और भीतर दोनों को जो है हम मान लेते हैं कि जो है वो दोनों करेक्ट है। लेकिन 3D जो है 3D सरफेस में जैसे क्यूब हो गया, स्फीयर हो गया, हमारा सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, वो 3D सरफेस हो गया, उसमें केवल बाहर की तरफ का एरिया वेक्टर ही वैलिड होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जैसे एक सरफेस है, एक सतह है, इस सतह से जैसे यहाँ पे एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ होगा 90 डिग्री पे, एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये 2D सरफेस है, 2D सरफेस होता है 3D। पहला बात तो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, सतह के लंबवत 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। और 2D में क्या होता है, दो दिशाओं में एरिया वेक्टर होता है, तो इस दिशा में भी ले सकते हैं और इसके पीछे भी ले सकते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब जो है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से क्रॉस करें, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस तरीके से क्रॉस, ठीक। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो कि यहाँ ये दोनों जो है, दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा, कितना है, थीटा। तो यहाँ पर अगर हम देखें
तो इस वेक्टर ए यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका दो कंपोनेंट हम जो है निकाल सकते हैं, जहां पे थीटा वहां पे ई कॉस थीटा, जहां पे थीटा वो ई कॉस थीटा, और उसके सामने वाला ई साइन थीटा, उसके सामने वाला क्या होता है ई साइन थीटा। हम लोग जानते हैं फ्लक्स बराबर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वही कंपोनेंट लेना है जो कि एरिया वेक्टर के अलाउंग हो, जो कि एरिया वेक्टर के दिशा में हो। तो एरिया वेक्टर इस दिशा में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा घटक इस दिशा में है, ये वाला नहीं, ये वाला, यानी कि हम लोग लेंगे ई कॉस थीटा गुना ए, ई कॉस थीटा गुना ए। अच्छा, इसको थोड़ा सा ढंग से अगर लिखें तो हो जाएगा ई ए cos थीटा, ई ए cos थीटा, ठीक। अब यहां से हम देख रहे हैं कि अगर ये दो एक सदिश होता, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, एरिया भी एक वेक्टर है, दोनों का किस प्रोडक्ट से cos थीटा आता, क्योंकि दो ही वेक्टर का दो ही जो प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट से cos थीटा आता है और क्रॉस प्रोडक्ट से sin थीटा। इसका मतलब यहां से हमको पता चल गया कि फ्लक्स जो होता है ई वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, ई वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए, लेकिन यहां पे मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला फॉर्मूला हमेशा जो है करेक्ट होगा, फ्लक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अगर हम यहाँ इस छोटे से एरिया की बात करें, अगर छोटा सा ले, अगर हम यहाँ पे ये बात करें, ये वाला, यहाँ पे इस छोटे से एरिया की, तो इसका जो है एरिया वेक्टर भी डी, क्योंकि छोटा सा एरिया है तो एरिया भी छोटा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पार कर रहा था, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये भी बहुत छोटा सा होगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस थीटा और डी। तो यहाँ पर हम छोटे से के लिए निकालेंगे, तो छोटे के लिए हमारा निकलेगा क्या, अगर छोटे के लिए निकालेंगे तो फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ई वेक्टर और डीए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ये हमारे छोटे से एरिया के लिए। लेकिन हमको पूरा सरफेस के लिए निकालना है, अगर पूरा सरफेस के लिए, तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा काम होगा। ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि फाइनाइट यानी नेट फ्लक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। ये किसके लिए है, जब हम पूरे सरफेस पर हम लोग नेट फ्लक्स निकालते हैं, ठीक। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, यही वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा तो उसको बाहर कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये फ्लक्स समझ में आया, एरिया वेक्टर की बातें आपको समझ में आई। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, हम लोग जो है थोड़ा सा गाउस के नियम की तरफ चलते हैं और उसके अनुप्रयोगों से परिचित करवाते हैं, क्योंकि इस वीडियो में तो हम लोग नहीं कर पाएंगे उसका अनुप्रयोग, उसके लिए अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। 3 अनुप्रयोग हम लोगों को पढ़ने हैं, उन तीनों का अलग अलग वीडियो बनेगा, लेकिन पहले आपको उसके जो है उससे आपको अवगत करा देते हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब थोड़ा सा गाउस के नियम की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को कुछ कुछ बातें हैं जो हम लोगों को कर लेनी है, कुछ कुछ बातें हैं जो हम लोगों को कर लेनी है। चलिए, अगर हम एक सरफेस लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक 3D सरफेस, क्या लिए 3D सरफेस, इस 3D सरफेस के बाहर में एक क्यू चार्ज रख दिए, 3D सरफेस के बाहर में क्यू चार्ज रख दिए। यहाँ पे जब चार्ज रखा हुआ है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, क्योंकि किसी आवेश के चारों तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चलो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से गया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके से गया, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके से गया। यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि जितना इलेक्ट्रिक लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही है, उतना तो बाहर हो जा रहा है, उतना तो बाहर हो जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझाते हैं। यही चीज हम इसी चार्ज को अनंत पर रख देते हैं और थोड़ा सा फिगर हम बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, फिगर हम बड़ा बना लेते हैं और ये जो है चार्ज को हम रख देते हैं अनंत, जिससे होगा क्या, जिससे होगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगी और आपको समझ में भी आसानी से आएगी। मान लो कि इसको हम रख देते हैं क्या, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान
विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र को इस तरीके से वेक्टर ई लिखते हैं, ठीक है। यहां पे देखते हैं, हम लोग को पता है कि फॉर्मूला होता है फाइनेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इतना तो पता है। यहां पर अगर देखेंगे, क्योंकि ये तो सरफेस के लिए वैलिड है, तो यहाँ पे सरफेस देखेंगे, एक सरफेस ये वाला हो गया, दूसरा ऊपर वाला, फिर इसके नीचे वाला, फिर इसके सामने वाला, फिर इधर वाला, फिर उधर वाला, यानी पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस, चौथा सरफेस, ये पांचवा सरफेस और ये छठा सरफेस, पांचवा ऊपर वाला, छठा नीचे वाला, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ 3D में, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, एरिया वेक्टर इसके बाहर होगा कि नहीं, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, चलिए ठीक है। यहाँ पे एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, चलो बहुत अच्छी बात। एरिया वेक्टर यहाँ पे इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरफ, ठीक। एरिया वेक्टर यहाँ पे इस तरीके से ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि 90 डिग्री ना। अब ये वाला जो है सामने वाला, तो सामने वाला में भी क्या होगा, इस तरीके से निकलेगा 90 डिग्री पे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक। और एक जो है भीतर में, इसके सामने वाले के भीतर में, तो वहां पर भी 90 डिग्री में होगा, वहां पर भी क्या होगा, 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी यहाँ पे 6 सरफेस है, कितने सरफेस, 6 सरफेस, ठीक। और हम लोग जानते हैं इसी चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं, फाइनेट इज इक्वल टू लिखते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो उसको बदल देंगे। थीटा का वैल्यू कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री पे कॉस 0 बराबर होता है 1 और कॉस 90 बराबर होता है 0। अगर हमको थीटा का वैल्यू पता चल गया, फटाफट हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर इस सरफेस में देखें, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यानी कि दोनों के बीच का कोण है 180 डिग्री, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स जो है माइनस में होगा, फ्लक्स किसमें होगा, माइनस, ठीक है। अच्छा चलो, अगर हम जो है यहाँ पे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ है, ये 90 डिग्री में, 90 डिग्री का मतलब यहाँ पे 0, तो फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा 0। यहाँ पे जो फ्लक्स है वो क्या है, माइनस में, फ्लक्स जो है वो माइनस में, ठीक है, माइनस में, क्योंकि cos थीटा तो खत्म हो गया ना, बचा ई डी, तो यहाँ पे वही चीज लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी, माइनस में ई डी, यहाँ पे 0 हो गया। अच्छा, इसका मतलब जहां जहां 90 होगा वहां 0, तो इसके लिए भी 0 हो जाएगा, इसके लिए भी, ऊपर वाला के लिए भी 0 और नीचे वाला के लिए भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस यानी फ्लक्स दूसरे सरफेस के लिए, फ्लक्स चौथे सरफेस के लिए, फ्लक्स पांचवें सरफेस के लिए और फ्लक्स छठे सरफेस के लिए क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इनमें जो है एंगल जो है बन रहा है 90 डिग्री का। तो यानी कि हमको 2, 4, 5 और 6 का बात ही नहीं करना है किसका, 1 और 3 का, ठीक है, 1 और 3 का। तो हम लोग 1 और 3 के विषय में बात कर लेते हैं। यहाँ पे निकालते हैं, फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी, ठीक है। इसको अच्छा से लिखेंगे, ई डी, वेक्टर लगा दो इसको, ई डी कॉस, ठीक। अब यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बन रहा था, तो कॉस 180 डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है, यानी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो जाएगा। और डी, इंटीग्रेशन ऑफ डी, और ये चीज होगा माइनस में, तो ये इसको गुना करेंगे तो माइनस में ई ए आ जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन है, ठीक है। अच्छा, तीसरे सरफेस के लिए कर लेते हैं। तीसरे सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग एंगल की अगर बात करें, अगर इसको खोलते हैं तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा,
और थीटा के जगह में यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो cos 0 डिग्री का कौन बन रहा है? cos 0 कितना होता है भाई? cos 0 1 होता है। तो आंसर इसका सीधे सीधे क्या हो जाएगा? E तो एक समान है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, dA गुने A, और dA का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है A, ठीक। तो EA आ गया, क्या आ गया? EE। यानी इस सरफेस पे इस तरफ फ्लक्स जो है माइनस में है और इसमें प्लस में है, बाकी सब तो जीरो है, एक माइनस में एक प्लस में, दोनों कैंसिल हो गया। अगर फाइनाइट भी निकालते हैं तो फाइनाइट क्या होगा? phi 1 phi 2 phi 3 phi 4 phi 6, ठीक। तो फ्लक्स तो ये सब के लिए हो ही नहीं रहा, जीरो हो गया। तो फ्लक्स वो किसके रहा है? तो फ्लक्स जो है पहले सरफेस और तीसरे सरफेस के लिए, तो जोड़ेंगे तो पहला वाला और तीसरा वाला, अब पहला वाला और तीसरा वाला जोड़ेंगे तो माइनस में एक है और एक प्लस में है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा जीरो। क्या आ जाएगा? आंसर जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि किसी 3D क्लोज्ड सरफेस, 3D है, क्लोज्ड है, उसके बाहर में अगर आवेश है, उसके बाहर में, तो नेट फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? जीरो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर सरफेस पे फ्लक्स जीरो होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस सरफेस पे फ्लक्स है, इस सरफेस पे फ्लक्स है, इस सरफेस पे नहीं है भले, लेकिन एक भी सरफेस जो है ऐसा है जिसमें फ्लक्स है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फ्लक्स हर सतह पर जीरो होगा, नहीं, नेट फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा। नेट फ्लक्स कितना आया? जीरो आया। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए कॉपी में कि किसी क्लोज्ड सरफेस, किसी 3D क्लोज्ड सरफेस के बाहर में अगर आवेश उपस्थित हो तो उसके कारण जो नेट फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। वो क्या होगा? जीरो। अच्छा, अगर नेट फ्लक्स जीरो है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है हर जगह? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, लेकिन नेट फ्लक्स जीरो है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो ठीक, तो यहाँ पे आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि यही आवेश जब इसके अंदर में हो तो फिर क्या होगा। यहीं से जन्म होगा गॉस लॉ। गॉस के नियम का यहीं पे जो है जन्म होगा कि जब आवेश इसके भीतर में, क्योंकि बाहर में है तो नेट फ्लक्स जीरो, अगर अंदर में होगा तो नेट फ्लक्स कितना होगा। यही है इस लेक्चर का हमारा मोड। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं गॉस के नियम की तरफ, उसका जन्म करवाते हैं। ठीक, उसका हम लोग क्या करवाएंगे? आज जन्म करवाएंगे। क्या पढ़ा रहे हैं सर? यहाँ फ्लक्स पढ़ने आए थे, गॉस का आप जो है बात उठा दिए, और गॉस का बात उठाने के बाद आप उसको पैदा करते हैं। चलिए गॉस के नियम पर चलते हैं। ठीक है, गॉस लॉ। गॉस लॉ, गॉस का नियम, गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या कहता है? जैसे हम कोई 3D क्लोज्ड सरफेस ले लिए, जैसे मान के चलो वही क्यूब ले लेते हैं, वही हम जो है क्यूब ले लेते हैं। इस क्यूब के भीतर में, इस क्यूब के भीतर में सेंटर पर, कहाँ पे? सेंटर पर अगर क्यू आवेश रखा हुआ, क्या सर सेंटर भी या सेंटर के अगल बगल में होता तो क्या होता? कोई बात नहीं है, कहीं पर भी, ठीक, कोई बात नहीं है, कहीं पर भी, ठीक है। तो ये इसके अंदर में अगर आवेश उपस्थित है तो इसके कारण जो है, इसके कारण जो नेट फ्लक्स होगा फाइनाइट, वो क्या होगा? वो होगा चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी चार्ज इनक्लूड मतलब अंदर में टोटल चार्ज जितना, यहाँ तो Q है, हो सकता है यहाँ पे Q1 Q2 Q3 हो सकता है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 बहुत सारा आवेश हो, तो टोटल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट, और वही चीज होता है फाइनाइट। और यही फॉर्मूला हमको गॉस के नियम से पता चला। गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी 3D आकृति, किसी 3D आकृति, यानी वो कैसा होगा? बंद होगा। किसी बंद आकृति के अंदर इसको ऐसे लिखते हैं, किसी 3D आकृति के अंदर आवेश उपस्थित हो, आवेश उपस्थित हो, तब उसके कारण ध्यान से देखना, उसके कारण
नेट फ्लक्स, इसको क्या बोलेंगे? नेट फ्लक्स। चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, या इसे बोल सकते हैं कि कुल आवेशों का एप्सिलॉन नॉट गुना, यहां लिख देता हूं, कुल आवेशों का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। किताबों में इसे लिखा होता है तो मैं भी आपको बता देता हूं, कुल आवेशों का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। बस आप इस चीज को याद रखिएगा कि जो नेट फ्लक्स होता है वो होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। अभी मैंने आपको फाइनेट का फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्या बताया था हमने? ई वेक्टर और डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करके। तो फाइनेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अभी पता चला क्या? फाइनेट इज इक्वल टू क्या? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या पता चला जी? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पे जो है इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं कि फाइनेट बराबर क्या? इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आज के बाद गाउस के अनुप्रयोग को पढ़ने के लिए ये फॉर्मूला आपका हेल्प करने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जो है हेल्प मिलेगा इससे, सारा डेरिवेशन इन्हीं से बनने वाला है, ठीक। तो आई होप कि आपको गाउस का नियम समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसके अनुप्रयोगों से आपको परिचित करवाते हैं और फिर हम लोग जो है इस वीडियो को अंत करेंगे और उन लोगों को मतलब जो है अनुप्रयोग का जो वीडियो है एक करके आपको मिलते रहेगा। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया? चलिए अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इसके अनुप्रयोगों से आपको परिचित कराते हैं कि कौन कौन से ऐसे 3 अनुप्रयोग हैं जो हमको पढ़ने हैं गाउस के नियम का अनुप्रयोग। तो 3 अनुप्रयोग है बाबू जो हमको पढ़ने हैं। 3 अनुप्रयोग क्या क्या है? थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूँ। देखो इंक बार बार जो है खत्म हो जा रहा है, आपको तो वीडियो में ही दिख रहा होगा, बोर्ड में जो लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा, ठीक है। इंक भी डालना जरूरी है, इंक भी डालना जरूरी है। जैसे लेक्चर बंद करने के बाद शॉर्ट्स वीडियो देखना जरूरी है, वैसे लेक्चर के बीच में इंक डालना भी मार्कर में जरूरी होता है। चलिए उन लोगों बातों को छोड़ते हैं, हम लोग यहाँ पे अनुप्रयोग देख रहे थे। क्या देख रहे थे? अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब सर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जैसे आपने 10th क्लास में 8वें चैप्टर में त्रिकोणमिति पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री, तो उसके नेक्स्ट चैप्टर जो 9वां वाला था उसमें उसका सूत्र का उपयोग करके कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, उसको हम लोग बोलते हैं उसका अनुप्रयोग। यानी कि क्या नाम था क्या? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सेम ऐसे ही गॉस के नियम को पढ़ने के बाद वो जो नेट फ्लक्स का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, उस फॉर्मूला का यूज करके कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसी को हम लोग उसका एप्लीकेशन बोलते हैं। तो 3 एप्लीकेशन है। पहला है कि कोई अनंत लंबाई का तार है, कोई अनंत लंबाई का एक सीधा तार है, अनंत लंबाई का। अब अनंत लंबाई का दिखा नहीं सकते इसलिए डॉट लिख देते हैं ना। अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई का तार है। मान लो ये प्लस आवेशित है, ठीक है, प्लस आवेशित, धनावेश उपस्थित है। तो इसके कारण यहां से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक, O नाम ले लेते हैं इसका। इस O पॉइंट पे इस तार के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज जो है हम लोग निकालेंगे फ्लक्स के नियम, जो फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था गाउस के नियम से, ठीक है। दूसरा अनुप्रयोग क्या है? दूसरा अनुप्रयोग है कि किसी समतल चादर, अनंत लंबाई का है, किसी अनंत लंबाई का एक समतल चादर जो कि आवेशित है, जो कि क्या है? आवेशित है। इसके कारण हम r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट O लेते हैं, उस पॉइंट पर कितना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो हमें निकालना है,
ठीक। तीसरा तो थोड़ा सा जो है वो इन लोगों से अलग है। वो कहता है कि एक पतला गोलीय खोल है, पतला गोलीय खोल है, इसके सेंटर से, इसके सेंटर ओ से इसके बाहर, इसके सतह पर और इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये चीज हम लोग को यहां बताना है। ये थोड़ा सा आसान है क्योंकि एक ही बार में बन जाएगा। इनको बनाने के लिए इसका 3 पार्ट हो जाएगा। पहले हम बाहर निकालेंगे, फिर उसके सतह पे, फिर उसके बाद उसके अंदर। ठीक, तो हार्ड बच्चे को लगता है ये क्योंकि ये डिवाइड है, लेकिन है इन दोनों से आसान। अब पूछता भी यही क्योंकि इसमें फंसने की चांस, गलती होने की चांस अधिक होती है। ठीक, तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और अपने वीडियो को, ये जो वीडियो है, अपने दोस्तों को जाकर के शेयर करो ताकि वो लोग भी आकर के हम लोगों से जुड़ सके और पढ़ सके। तो पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।